हेलो दोस्तों, विजय क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमारा पिछले 3-4 दिनों से एक टॉपिक चल रहा है मानव शरीर, और आज उसी कड़ी में हम श्वसन तंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। श्वसन तंत्र, जो शरीर श्वसन लेती है, श्वसन क्यों लेती है, और शरीर जो कुछ खाती है उसका ऑक्सीकरण करना होता है शरीर को, और ऑक्सीजन क्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए शरीर श्वसन करता है। ठीक है, श्वसन श्वसन यानी सांस को अंदर लेना और छोड़ना, ये दोनों सम्मिलित क्रिया श्वसन कहलाएगी। ठीक है, अब श्वसन में आवश्यकता किसकी होती है, किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो शरीर ऑक्सीजन को तो लेता है और CO2 को छोड़ता है। ठीक है ना? तो ये याद रखना। अब देखिए, श्वसन मानव शरीर की बात करेंगे। सबसे पहले हम मानव शरीर की बात कर रहे हैं। तो मानव शरीर, है ना, मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग फेफड़े को माना गया है, फेफड़ा। ठीक है, मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा माना गया है, पहली बात। दूसरी बात कि श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई किसे माने गया है दोस्तों? श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई है कुपिका या एल्वोलाई। ठीक है, श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई किसे माना गया है? कुपिका या एल्वोलाई। अब दोस्तों क्वेश्चन तो यहां से भी पूछा जा सकता है ना कि मानव शरीर की सबसे छोटी श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई कुपिका है और मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है, पर तो दूसरे जीवों में तो कुछ होगा श्वसन अंग, तो उसका भी पूछा जा सकता है। कैसे कि कीटों का कीट किस अंग से श्वसन करते हैं? तो कीट करते हैं अपने किससे? डायरेक्ट ही श्वसन नली से, डायरेक्ट श्वसन नली से कीट या ट्रेकिया से श्वसन करते हैं। ठीक है, एक तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि जलीय जीव किससे श्वसन करेंगे? जलीय जीव, तो दोस्तों सबको पता है गिल नामक संरचना होती है मछलियों की, आपने देखा होगा यहाँ पर गिल नामक संरचना होती है, उससे श्वसन करते हैं कौन? जलीय जीव। मेंढक किससे करता है दोस्तों? देखो मेंढक है ना, दो अवस्थाओं में करेगा। एक तो भूमिगत अवस्था में, यानी कि वो भूमि के अंदर होता है, ठीक है, और एक बाहर अवस्था में, जब वो भूमिगत और बाहर अवस्था में यानी वातावरण के अंदर। ठीक है, वातावरण के अंदर, तो वातावरण के अंदर तो वो करेगा किससे? फेफड़ों से। और भूमि के अंदर करेगा वो किससे? अपने त्वचा से श्वसन। लेकिन मेंढक का बच्चा, जिसे बोलेंगे टेडपोल, मेंढक के बच्चे को क्या बोलते हैं? टेडपोल। वो करता है दोस्तों, मेंढक का बच्चा होता है टेडपोल। ये किससे तो वो करेगा श्वसन? ये गिल्स नामक संरचना होती है मेंढकों में, इससे श्वसन कर देगा। ठीक है, अब मानव का श्वसन अंग फेफड़ा माना गया है, तो मानव फेफड़ा किस तरह काम करता है, या मानव फेफड़े में कौन कौन से अंग आ रहे हैं वो देखते हैं। पहले मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। देखिए देखिए दोस्तों, मानव श्वसन अंग मुख्यतः फेफड़ा होता है, पर इसमें खूब सारी संरचनाएं ऐसी होती है जो मानव शरीर को श्वसन करने में मदद करती है। जिसमें देखो यहाँ पर आ गई सबसे पहले श्वास नली या नासा छिद्र। नासा छिद्र पहला वो अंग है जो वायु को अपने अंदर लेगा। इसके अंदर मुंह भी आता है और मुंह भी आएगा, ये देखो इस टाइप से मुंह भी आएगा। नासा छिद्र के बाद में थोड़ा नीचे चलेंगे अपन, तो फिर आएगी ग्रसनी। ठीक है, फिर आएगी श्वास नली, यहां पर आएगी श्वास नली। ठीक है, मैंने इन दोनों के बीच में देखो यह क्रॉस बनाया है। ये तो मुंह हो गया और ये नाक हो गई, सिंपल सी ध्यान देना। अब मुंह की और नाक के नली के बीच में एक यहाँ पर वॉल पाया जाता है।
दोस्तों जब आपको छींक आती है तो आप बोलते हो कि हमें किसी ने याद किया है। दरअसल ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मुंह के द्वार जहाँ पर भोजन जाएगा उस नली से, और एक सांस जाएगी यानी वायु जाएगा उस नली पर, एक वॉल्व होता है जिसे बोलते हैं एपिग्लोटिक्स। यह एपिग्लोटिक्स होता है श्वास नली का ट्रैफिक। यहाँ पर होता है ना गर्दन पर, यहाँ पर होगा एपिग्लोटिस। ये एपिग्लोटिस निर्धारित करता है कि भोजन किस पदार्थ को किस नली में जाना है। यानी अगर हवा होगी तो वो भेज देगा किसको? सांस नली में। और अगर भोजन होगा, हार्ड होगा, तो वो भेज देगा किसमें? कि अपने भोजन मार्ग में, ठीक है, भोजन नली में। यहां पर देखो एपिग्लोटिस होगा। ये एपिग्लोटिस एक वॉल्व होता है जो निर्धारित करेगा कि कहां पर आएगा। अगर गलती से भोजन किस में चल जाए? श्वास नली में, तो फेफड़े पूरे जोर लगाते हैं और हिचकी टाइप का होता है, आपको खकार सी आ जाएगी, तो वो पूरा जोर लगा के उस पदार्थ को बाहर फेंक देते हैं। देखिए अगर एपिग्लोटिस नहीं हो तो भोजन मार्ग में जाएगा क्या? वो श्वास नली में जाएगा भोजन, और इस आदमी की मृत्यु हो जाएगी सांस न लेने से। इसकी पहले से व्यवस्था की गई है एपिग्लोटिस के नाम से। किसने? प्रकृति ने। तो एपिग्लोटिस नहीं होगा तो क्या होगा दोस्तों? एपिग्लोटिस नहीं होगा तो ये यहाँ पर से ये भोजन यहाँ पर चल जाएगा श्वास नली में, और छींक आएगी आपको, जोरदार हिचकी आएगी, तो ये वापस निकल जाएगा पूरा पदार्थ। ठीक है, एपिग्लोटिस हो गया। अब थोड़े चले गए तो श्वास नली आ जाएगी, जिसे ट्रेकिया बोलेंगे। ट्रेकिया, जिसे ट्रेकिया के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ट्रेकिया के नीचे, श्वास नली के नीचे, देखिए मैं यहाँ पर अलग से डायग्राम बना रहा हूँ इसका, इस टाइप का, ये इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप से ये संरचना होती है। ये वापस श्वास नली हो गई, जिसे मैं ट्रेकिया बोल रहा हूँ। श्वास नली, श्वास, ये श्वास नली हो गई, ठीक है। और ये ब्रांचेस हो गई, 2 ब्रांचेस, ये ब्रांचेस बताऊंगा क्या हो गई, ठीक है। और इसमें जिस ट्रेकिया में एक कार्टिलेज पाया जाता है सी आकार का, आप सी आकार का नोट कर सकते हो। ये देखिए पूरे श्वास नली में, पूरे ट्रेकिया के अंदर ये इस तरह से सी आकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं जी, या उपास्थि पाई जाती है, ठीक है। इसे उपास्थि बोलते हैं। क्यों बोलेंगे, क्यों पाई जाती है? देखिए एपिग्लोटिस एक नली हो गई, ठीक है, देखिए श्वास नली एक नली हो गई, ठीक है, ये नली है, ठीक है। अब ये नली सांस लेंगे तो इस तरह बिछेगी, फिर खुल जाएगी। अगर कभी कभी ये बिछी भी तो रह सकती है, तो बिछे रह गई तो फिर सांस नहीं आएगी तो आदमी ऐसे मर जाएगा। इसलिए ये श्वास नली में ये उपास्थि पाई जाती है सी आकार की, जो इसे श्वास नली को बिछने से रोकती है, ये वापस इस तरह से निकाल दी, उपास्थि होती है। अगर सांस लिया तो बिछी, फिर ऐसे कैसे रह जाएगी, ये बिल्कुल दृढ़ता प्रदान करेगी कौन? उपास्थि। अब देखिए इस टाइप से पाई जाएगी, और यहाँ पर फेफड़ा पाया जाएगा, ठीक है, यहाँ पर फेफड़े पाए जाएंगे। ये फेफड़ा बना रहा हूँ मैं अब, यहाँ पर ये इस टाइप से फेफड़े पाए जाते हैं गुब्बारे नुमा अवस्था में। दोस्तों आप गौर करोगे एक चीज पर, एक फेफड़ा बड़ा है एक छोटा है, ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर एक हृदय, यहाँ पर जगह होती है हृदय की, इसलिए एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। नीचे पाया जाएगा अपना डायफ्राम, ये होगा डायफ्राम, ठीक है। किसके नीचे? ये पाया जाता है फेफड़ों के नीचे। अब देखिए ये श्वास नली हो गई अपनी। अब ये भी कई ब्रांचेस में बटी हुई होती है, ये भी कई ब्रांचेस में बटी हुई होती है दोस्तों, देखो इस टाइप से। और आखिरी में एल्बुलाई, एल्बुलाई, या जिसे एल्बुलाई बोल दो, या बोल दो आप कुपिका, इस नाम की संरचना से ये आबंध होती है। इस टाइप से गोलीकार पाया जाता है। दोनों साइड इस टाइप हो रहा है, मैं एक साइड ही बता रहा हूँ आपको, दोनों साइड इस टाइप की संरचना पाई जा रही है। तो ये इसे बोल देंगे हम श्वास नली, इसे बोल देंगे हम प्राथमिक श्वास नली, इसे बोल देंगे प्राथमिक श्वास नली। थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो इसे बोल देंगे द्वितीय श्वास नली। ये हो गई अपनी कुपिका लास्ट में, ठीक है। और ये इसे, और इस तोड़ से ऊपर हो गई ब्रोंकाई। देखिए दोस्तों वर्ग कैसे होगा, सांस अंदर ली गई तो सांस
खींचा तो यहाँ से होती हुई, इस मार्ग से होती हुई ये एल्वुलाई के अंदर चली गई। ये देखिए एल्वुलाई, देखिए प्राथमिक श्वास नली, द्वितीय श्वास नली, तृतीय श्वास नली, फिर ब्रोंकाई होती हुई ब्रोंकलाई से अपने कुपिका तक पहुंची। ये कुपिका से रक्त उठा के ले जाएगा इस ऑक्सीजनित रक्त को, कहाँ पर, कोशिका में। फिर ये कोशिका में जाने के बाद में कोशिका पहुंचा देगी इसे माइटोकॉन्ड्रिया में। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में इसका ऑक्सीजन का यूज होगा। फिर यह CO2 भी इसी क्रम में वापस शरीर से बाहर जाएगी। ये क्रम चलता रहता है, चलता रहता है, ये ध्यान रखना। तो क्रम कैसे हो गया दोस्तों, पहले नासा मार्ग से वायु खींची गई। खींचने के बाद में ये गई ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद में ये जाएगी श्वास नली में। श्वास नली के बाद में ये जाएगी स्वर तंत्र में। स्वर तंत्र छोड़ देते हैं, श्वास नली फिर बड़ा हो जाएगा। श्वास नली के बाद में जाएगी प्रथम श्वास नली में। प्रथम श्वास नली के बाद में ये जाएगी द्वितीय श्वास नली में। फिर ये जाएगी तृतीय श्वास नली में। फिर ये जाएगी तृतीय श्वास नली में। फिर ये जाएगी अपने किसमें, कुपिका में। फिर कुपिका से रक्त ले जाएगा इसे, कहाँ पर, रक्त इसे लेके जाएगा कोशिका में। फिर ये कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा लास्ट में। इस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन होता रहता है, सिंपल सा। अब मैं, ठीक है, इस तरह से ऑक्सीजन का परिवहन होता रहता है ना। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ और एक विसरण की क्रिया होती है वो बताता हूँ कैसे होती है। ठीक है, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसे। देखिए मैंने अभी बताया था, तो लास्ट में है ना कुपिका बताई थी, तो कुपिका ले रही है लास्ट में फेफड़े से। फिर कुपिका से जा रहा है किसके पास, रक्त के पास। तो इसलिए कुपिका को सबसे लास्ट में बताया गया, इसलिए इसे इकाई बताई गई है किसकी, फेफड़ों की। अब देखिए ऑक्सीजन से, देखिए कुपिका से है ना, कुपिका से ऑक्सीजन है ना दो तरीकों से, दो तरह से कोशिका में पहुंचती है, दो रूप में पहुंचती है। किस किस रूप में पहुंचेगी, एक तो ऑक्सीजन पहुंचेगी हीमोग्लोबिन के रूप में। हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन रक्त में जाती है। क्यों, हीमोग्लोबिन की बात आ रही है ना, HB की बात आ रही है, HB पकड़ती क्यों, देखिए रक्त में होती है हीमोग्लोबिन, ये रक्त का लाल रंग को भी निर्धारित करेगी। देखिए ऑक्सीजन, साफ बात ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन में रक्त में होगी क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दोस्ती करती है ऑक्सीजन से, ये दोस्ती बहुत पक्की होती है, इसलिए ये 97%, कितनी, 97% ऑक्सीजन इस रूप में, यानी हीमोग्लोबिन के रूप में ही शरीर में प्रवेश करती है, के रूप में ही शरीर में प्रवेश करती है। ऑक्सीजन की और हीमोग्लोबिन की है दोस्ती इसलिए, और थोड़ी बहुत जो 3% है वो प्लाज्मा में घुल जाती है, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में भी चल जाती है। देखिए ऑक्सीजन की दोस्ती है हीमोग्लोबिन के साथ, यह चीज मैंने बताई है। देखिए एक चीज नोट कर लेना, देखो याद करने तरीका, ऑक्सीजन की साथ दोस्ती है किसकी, हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन किसकी बीबी है, हीमोग्लोबिन की बीबी है, कौन, ऑक्सीजन, इसलिए ये दोनों साथ साथ रहते हैं। पर बाहर वाली का चक्कर ज़्यादा चलता है ना। तो बाहर वाली कौन हो गई, बाहर वाली हो गई मोनो ऑक्साइड। ठीक है, मोनोऑक्साइड क्या करेगी, मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन अगर मोनोऑक्साइड मिल जाएगी तो ये क्या करेगी, हीमोग्लोबिन क्या करता है, मोनोऑक्साइड को पकड़ लेता है, और जब धुआं ज़्यादा होती है ना तो मोनोऑक्साइड घुल जाती है ऑक्सीजन में और दम घुटने लगता है, ये प्रक्रिया चलती है। अब देखिए कुपिका से ऑक्सीजन तो दो रूपों में गई है, कौन कौन सी, हीमोग्लोबिन के रूप में प्लाज्मा में घुल के चली गई। अब ये CO2 भी तो बाहर निकालेंगे दोस्तों। CO2 है ना कुपिका में किस अवस्था में आएगी, CO2 कुपिका में, रक्त से कुपिका में, यहां पर लिखता हूं रक्त से कुपिका में, रक्त से कुपिका में
3 रुपए में आएगी, चलो 3 रुपए में। 3 रुपए में आएगी। कौन कौन से रुपयों में आएगी? एक तो आएगी अपने कार्ब एमिनो आयंस के रूप में, दूसरा बाइकार्बोनेट आयन के रूप में। जिसे HCO3- से डिनोट भी करते हैं। तीसरा आएगी अपने प्लाज्मा में घुलकर। 70% तक CO2 है ना बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में आती है। बची कुची कितनी अपनी 27% आएगी अपने किस रूप में? कार्ब अमीनो के रूप में, और 3% आएगी प्लाज्मा के रूप में। तो मैं ये बेसिकली ये कह सकता हूँ, अगर एग्जाम में पूछे कि CO2 कुपिका में किस रूप में आती है, तो बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में यह आती है। ठीक है, ये भी बोला जा सकता है। दोस्तों एक चीज और नोट कर लेना कि वायु जो हम खींच रहे हैं, तो ये मैंने पूरी ऑप्शन खींच ली ना, उसमें कौन कौन से संगठन काम आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। मैं तो वायु खींची है, मैंने ऑक्सीजन थोड़ी खींची है ना। उसमें नाइट्रोजन भी हो सकती है। तो ये सब मिश्रित अवस्था में अभी, तो ये मिश्रित अवस्था में देखो कौन कौन से चीजें काम में आएगी, ये देखते हैं पहले। श्वास, श्वास में देखो कौन कौन सी गैसें होती है, श्वास में गैसें कौन कौन सी होती है, ये देखते हैं इसका संगठन। देखो श्वास है ना, श्वसन है ना, दो तरीकों से होता है। एक तो होता है निःश्वसन, निह श्वसन, और एक होता है अंतः श्वसन। मैं पहले अंतः श्वसन लिखता हूं यहां पर, अंतः श्वसन, और एक होता है निह श्वसन। अंतः श्वसन यानी अंदर खींचना, निह श्वसन यानी बाहर छोड़ना। ठीक है, हाँ हो गया ये चीज क्लियर। अब देखिए मैं अंदर लूंगा ना, वायु वातावरण में जिस अवस्था में गैसें होती है उस अवस्था में अपन अंदर लेते हैं। नाइट्रोजन जिस अवस्था में वातावरण में, पूरी वातावरण में होगी उस अवस्था में नाइट्रोजन होगी। ऑक्सीजन जिस अवस्था में होगी ऑक्सीजन उस अवस्था में होगी। CO2 जिस अवस्था में होगी CO2 उस अवस्था में होगी। तो देखें किस तरह से अब चलेगा क्रम। नाइट्रोजन का क्रम चलेगा। नाइट्रोजन वातावरण कितने परसेंट है? 78% है। ऑक्सीजन वातावरण में कितने परसेंट है? ऑक्सीजन है अपने 21% है। ठीक है, और CO2 कितने परसेंट है? CO2 है 0.03% CO2 है। इस ये संगठन ही काम करेगा। ठीक है, अंतर श्वसन में। निह श्वसन में क्या होगा? निह श्वसन में नाइट्रोजन तो इतनी कितनी छोड़ देंगे भाई साहब अपन, कितनी 78% ही नाइट्रोजन छोड़ दूंगा। मेरे को नाइट्रोजन का यूज ही नहीं करना, नाइट्रोजन जैसे छोड़ना है मेरे को। ठीक है, नाइट्रोजन का यूज ही नहीं करना मैंने, डायरेक्ट शरीर नाइट्रोजन का यूज नहीं करता। तो ऐसे कैसे फेंक देता है, निकल तू। अब CO2, अब देखो ऑक्सीजन का क्या करेगा। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को काम मिलेगा शरीर, और 17% ही छोड़ता है, 4% काम में ले लेगा। बाहर छोड़ेगा कितनी ऑक्सीजन को? 4% के रूप में बाहर फेंक देगा। 4% खुद के अंदर ले लेगा और उसको छोड़ देगा कि 4% काम में आएगा अपने। तो ये 4% गई कहाँ? मैंने कहा था कि ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं, CO2 को बाहर छोड़ रहे हैं। तो CO2 में हेर फेर हो गया। कितना हेर फेर हो गया? 4 नंबर ही हो गया हेर फेर। कितनी? 4% CO2 को मैं बाहर छोड़ दूंगा। 4% CO2 को मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। 4% CO2 को मैं बाहर छोड़ रहा हूँ। तो ये इस तरह से क्रम होता है अंदर लेने का, बाहर छोड़ने का। दोस्तों अंतः श्वसन ले रहे हैं अपन, खींच रहे हैं वायु को, तो वो तो वातावरण का ही वो आ रहा है। देखो वातावरण में जितनी 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन हो रही है, और CO2 हो रही है 0.03%। ये क्रम वातावरण में भी है और अपन अंदर भी इसी परसेंटेज में रहे हैं। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है निःश्वसन से डायरेक्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन कितने परसेंट छोड़ रहे हैं अपन, छोड़ते हैं वो याद रहता है सबको। 78% सेम की सेम छोड़ रहे हैं, कुछ ही है फेल नहीं किया। ऑक्सीजन को यूज में ले रहे हैं तो कम हो गए भाई साहब। ऑक्सीजन कितनी? 4% कम हो गई। कितनी? 21 से हो गई 17%। अगर ये 4% का घपला कहाँ पर हो गया? ये 4% का घपला हुआ है CO2 में। कितना? 4% का घपला। देखो 4% यहाँ पर आ गया, 0.03% नहीं है अब, 4% है CO2, है ना। इस तरह बोलते हैं कि CO2 बाहर छोड़ते हैं अपन, इसलिए। ठीक है, मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ अब। दोस्तों टिंडल वॉल्यूम होता क्या है? देखो एक सामान्य अवस्था में कितनी सांस लेगा उसे बोलते हैं टिंडल वॉल्यूम। टिंडल वॉल्यूम
यानी सामान्य अवस्था में सांस लेना। सामान्य अवस्था में कितनी सांस अंदर ले सकते हैं, अवस्था में सांस कितनी अंदर ले सकते हैं सांस, ठीक है। वो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, वो कितनी होती है, 500 ml तक सांस ले सकता है एक सामान्य व्यक्ति। एक होती है टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम किसे बोलते हैं, खींच के दबा के सांस ले लीजिएगा, उसे बोलते हैं टोटल वॉल्यूम, यानी खींच कर सांस लेना। खींच कर सांस लेना हो गया टोटल वॉल्यूम। देखिए एक और होता है, क्या होता है, वो खींच के हो गया, छोड़ के हो गया ना। सोते हुए कितनी सांस लेते हैं, सोते हुए अवस्था में 12 बार सांस ले सकते हैं इंसान, 12 बार इस तरह से, ठीक है। और जगी हुई अवस्था में कितनी लेते हैं, जगी हुई अवस्था में मैं जब सोया नहीं हूँ उस बार 16 बार में सांस ले सकता हूँ। एक डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि समुद्र में जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर लिख रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर, समुद्र में ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सी गैस मिक्स होती है, तो देख ऑक्सीजन के साथ क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ होगी नाइट्रोजन। समुद्र के अंदर बात हो रही, ठीक है। पहाड़ में बात करूंगा तो पहाड़ में सिलेंडर में क्या क्या कौन कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ही होगी, तो यहाँ पर कोई गलती नहीं है। पर पूछा जाए कि समुद्र में जो गोताखोर होते हैं वो समुद्र की गहराई में कौन कौन सी गैस को लेके जाते हैं। देखो ऑक्सीजन होती है भारी गैस, तो समुद्र में किसको लेके जाएंगे, समुद्र में गहराई में कौन कौन सी गैस मिक्स करेंगे, ऑक्सीजन के साथ कर देंगे अपन हीलियम गैस मिक्स, है ना। और देखिए एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है ना, अस्पताल में लगा होता है, अब वो उसमें कौन कौन सी गैस होती है उसमें देख लेते हैं। समुद्र में हो गई, समुद्र में हल्की गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। अब देखिए मिक्स क्यों कर रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ये भारी गैस होती है ऑक्सीजन, ठीक है। तो अपन डायरेक्ट लेंगे ना तो ये आघात करती है, फेफड़े खराब कर सकती है, इसलिए ऑक्सीजन भारी गैस है, इस वजह से ऑक्सीजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते, इसके साथ कुछ ना कुछ मिक्स होता है। आपने मास्क देखा होगा, वो डायरेक्ट लगाते हैं, उसमें भी छेद होते हैं, तो वो ऑक्सीजन लेते हैं ना, उसमें मिक्स होती है, लेकिन उसमें है ना, उसमें हाइड्रोजन मिक्स होती है, तो सांस ले रहे हैं तो उसमें छेद होते हैं। आप अस्पताल में देखोगे मास्क में, तो वो मास्क मिक्स करके लेते हैं वायु को, है ना। तो वो क्या होगा, कौन कौन सी गैस होती है, कौन से में, ऑक्सीजन सिलेंडर में, अस्पताल में कौन कौन सी गैस होगी उसमें, एक तो होगी ऑक्सीजन, दूसरी होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये वेंटिलेटर में भी यही होती है, वेंटिलेटर। देखिए वेंटिलेटर अवस्था क्या होती है, यही बता देता हूँ वेंटिलेटर अवस्था क्या होती है, जब फेफड़े खुद से सांस लेना बंद कर दे, फेफड़े फैलना सिकुड़ना बंद कर दे, शरीर की बहुत ही नाजुक स्थिति में आ जाते हैं जब वेंटिलेटर होता है। देखिए इस सामान्य अवस्था में तो मास्क लगा दिया जाता है, वो शरीर खुद से ले सकता है, ठीक है, वायु। पर वेंटिलेटर में ऐसा नहीं होता, तो फिर क्या होता है, नाक से श्वास नली तक, फेफड़ों तक क्या पहुंचाई जाती है, एक नली पहुंचाई जाती है, फिर डायरेक्ट ऑक्सीजन नली से सप्लाई की जाती है व्यक्ति तक वेंटिलेटर के अंदर। तो ऐसा होता है, उसमें क्या कौन कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस मिक्स होगी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारे वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बता देना कि कौन से सुधार करना बाकी है हमें, और हम कौन सी क्लास को ऐड करें। देखो राजस्थान पुलिस का है ना, राजस्थान पुलिस के फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, आप बोलोगे तो हम राजस्थान पुलिस में ये भी बता देंगे कि आप कहाँ से फॉर्म भर सकते हो, कहाँ से आप सेफ जोन में रहोगे। मैं इस वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ, विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।